नमस्कार। आइए हिंदी शिक्षण में मैं आप सबके साथ एक पाठ साझा करना चाहती हूँ, जिसको कैसे पढ़ा जाता है ये मैं बताऊँगी और साथ में इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उसको मैं आपको मौखिक रूप से समझाऊँगी कि आप उसमें क्या उत्तर लिख सकते हैं। आइए पाठ को सुनते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय को कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब यहाँ नागार्जुन जी बताते हैं कि वो नदियों को जब निकलते हुए हिमालय से देखे, उनको देखने के बाद उनको आश्चर्य हुआ और आश्चर्य होकर के वो यहाँ पर बोले हैं कि मुझे विस्मय किसी लड़की को देख कर के इतना नहीं हुआ जितना कि इस नदी को विस्तार रूप लेते हुए देखकर हो रहा है। जितना इन बेटियों का बाल लीला देखकर कि ये कैसे बाल्यावस्था में थी, कैसे इन्होंने युवावस्था में आई और कैसे ये जो है अपने पिता का प्यार पाई, सब कुछ ये देख करके बड़ा हैरान होते हैं। इनको अलग अलग रूपों से इन्होंने लेखक ने जोड़ दिया है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, सी हरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितना परेशान होगा इनसे मिलने के लिए। ऐसा नागार्जुन जी ने यहाँ बताया है कि बूढ़ा हिमालय मतलब इनके जो पिता हैं वो कितना इनके लिए परेशान हुए होंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है।
कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसके दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ये लेखक ने यह बात बताई है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर मानवीकरण किया गया है प्राकृतिक रूपों में। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत सही नहीं था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। नागार्जुन जी ने कितना सुंदर कविता बनाया है। आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना अद्भुत, कितना मनोरम, कितना अच्छा इन्होंने मानवीकरण किया है इस पाठ में। अब आइए समझते हैं आगे इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं। अब इसका आप उत्तर क्या लिखेंगे? यही लिख सकते हैं कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें प्रेयसी, बहन, बेटी व संभ्रांत महिला तथा माँ के रूप में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? आप इसमें लिख सकते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है, जो इन दो बड़ी नदियों के बीच बहती है। लेखक बताते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बस
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। मतलब हिमालय पर जो बर्फ जमता है, उस बर्फ जब वह बर्फ पिघल करके पानी के रूप में नीचे आता है, वही नदी का रूप ले लेता है। उसी को यहाँ वो कहे हैं पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है और ये महानदी बनकर समुद्र तक पहुंच जाती है। इसका रूप विराट और विशाल है। सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। बस इतना लिखेंगे, ये आपका उत्तर दीर्घ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? अब इसमें आप लिख सकते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां अपनी अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य लोगों की प्यास बुझाती हैं। नदियों के जल से सिंचाई करके अनेक प्रकार की फसलें हमारे लालन पालन में सहायक होती हैं और इन्हें भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी माना जाता है। जल की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी इनकी विशेष भूमिका होती है। इसलिए नदियों को माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी कहा गया है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? अब इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, पर्वतों बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है। इसको सुनिएगा, सुनने के बाद आप प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो मैं बताई हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। बड़ा ही आसान शब्दों में मैंने उत्तर को समझाया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले विषय के अगले वीडियो के साथ।